नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना पर आरोप लगाया है उनके अत्याचार के कारण ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। खान का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, जिस कारण लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भर गया और उन्होंने विद्रोह किया। आपको बता दें कि वहीं सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में इमरान खान ने 1971 के भारत पाक युद्ध में पाक आर्मी का हार पर बात कही है। पीटीआई प्रमुख ने कहा है कि हाल ही में उनकी गिरफ्तारी के बाद से देश भर में हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर उन्होंने इतना खौफ है कि लोग डरे हुए हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, लोगों को डंडे मारकर समझाया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरीके से घेर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश का मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान है। मार्च 1971 को मैं वहां मैच खेलने गया था। ईस्ट पाकिस्तान के अंडर 19 के खिलाफ हमारा जो जहाज वापस आया वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि वहां कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमें तो उस बारे में पता ही नहीं चला। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह आज फौज ने पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर रखा है, वैसे ही हाल 1971 में मीडिया को कंट्रोल किया गया था ताकि लोगों को असल हालात का पता न चल सके। उन्होंने कहा कि जैसे आज उन्होंने मीडिया कंट्रोल कर रखा है, तब भी मीडिया कंट्रोल कर रखा गया था। वहीं फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और उन्होंने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया है। मुल्क को कितना नुकसान हुआ है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को पकड़ना था और लोगों को प्रतिक्रिया उन्हें नहीं दिखानी थी। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था, सभी अखबारों पर नियंत्रण किया गया था। हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी कि मैं तो इंग्लैंड गया हुआ था, मुझे पता चला कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ। यानी कि आज इमरान खान ने पूर्व पाकिस्तान के हालातों पर जिक्र किया और उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला। आगे इमरान खान ने सेना पर पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि आज हमें समझाना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। उनकी जो पार्टी चुनाव जीती, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन किया जा रहा है। मुल्क गंवा दिया, तबाह कर दिया। हमने 90,000 फौजी कैद किए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुल्क को इतना नुकसान हुआ था। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के फैसले कुछ चंद लोग लेते हैं जिन्हें जमीनी हकीकत का कुछ पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि बाकी दुनिया कैसी चलती है। वो बैठकर फैसले लेते रहते हैं, उन फैसलों का क्या नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। जब उन्होंने आगे कहा कि रहमान रिपोर्ट, आगे उन्होंने एक प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी पत्रकार का जिक्र किया और पाकिस्तान में उसे पब्लिश ही नहीं किया गया। उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि जो यहां पर चल रहा है उसे दिखाने की कोशिश की गई, उसके बाद भी सरकार उस पर भी एक्शन कस दी। यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान में अब लोकतंत्र नहीं है, कानून का राज नहीं है। इतनी ताकत थी उनकी। वही 25 सालों बाद हिंदुस्तान में पब्लिक, यानी कि उन्होंने हिंदुस्तान को पूरी तरीके से टारगेट किया है। उन्होंने बताया कि आज हिंदुस्तान कहां पहुंचा है, हिंदुस्तान की हालात, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान में संविधान, हिंदुस्तान की जो मौलिक अधिकार है वहां की जनता को बखूबी मिल रहा है। मुल्क ऐसे नहीं चलता। 1971 के बांग्लादेश मुक्त संग्राम में पाकिस्तान सेना के भारत को आत्मसमर्पण करने की जांच के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के चीफ जस्टिस हमदुर रहमान के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। उन्हें उन परिस्थितियों का जांच कराने का काम सौंपा गया था। यानी कि आज पूरी तरीके से इमरान खान ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसे सेना देखती है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीष कुमार गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि इमरान खान पाकिस्तान में एक ऐसे आइटमी बम बन चुके हैं जो इस समय पाकिस्तान को कुल मिला गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस खबर को हम कई अलग अलग एंगल से देखेंगे। पहली बात समझिए, पाकिस्तान एज ए मुल्क के एंगल से अगर हम इसे देखते हैं
तो हम ये पाते हैं कि मुल्क में जिस तरीके से फौज का कंट्रोल है और उस फौज के कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। तो ऐसे में कोई ना कोई एक ऐसा सेवियर चाहिए, जो आप उसे एटम बम कहें या आप उसे विस्फोट करके गड्ढा खोद के ऑपरेशन करने की प्रोसेस कहें। फौज के हाथों से मुल्क के कंट्रोल को छीनकर अगर जमहूरियत लानी है तो ऐसे कम से कम 4 इमरान खान और चाहिए, ताकि फौज अपना काम करे, सिर्फ देश की रक्षा का काम फौज का हो, मुल्क के कंट्रोल जमहूरियत से हो, लोकतंत्र से हो, डेमोक्रेसी से हो। बिल्कुल तो मनीष जी, मुल्क के हालात को देखें तो आज पाकिस्तान में एक तरीके की सर्जिकल ऑपरेशन की स्थिति आ गई है, जहां फौज का इंटरफेरेंस हटाने की मुहिम इमरान खान ने चला रखी है। बिल्कुल बिल्कुल तो मनीष जी, और इमरान खान का साफ नहीं है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लग चुके हैं और तमाम तरह के अनैतिक कार्यों में इनका हिस्सा है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनको हिंदुस्तान में अगर सुनेंगे तो हमें हंसी आएगी, लेकिन जिस तरीके से वो फौज के खिलाफ हो गई है, इतना तो तय है कि इमरान खान का राजनीतिक करियर अब बहुत अधिक नहीं है। या तो वो फौज के हाथों उनको वो कुचले जाएंगे या अपना राजनीतिक वजूद खो देंगे, क्योंकि अभी तक फौज में जिस तरीके के आसार लग रहे हैं, जल्दी ही मार्शल लॉ लगाने की स्थिति बन सकती है। मार्शल लॉ यानी एक तरीके की इमरजेंसी, हम लोगों को पता होगा भारत में इमरजेंसी लगी थी, लेकिन फौज का जब मार्शल लॉ लगता है तो सारे कंट्रोल फौज के पास हो जाते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल ये जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सारा का सारा मेजर 60% बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फौज के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से जो जनरल रिटायर होते जाते हैं वो फौज में बड़ा बिजनेस कंट्रोल करते चलते हैं। इसी तरीके से फौज में लोगों को जमीनें देने का बहुत रिवाज है, यानी जो रिटायर को प्रमोशन मिलता है उसको जमीनें मिलती चली जाती हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में जमीनों का एक बड़ा हिस्सा फौजियों के पास जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बात लोग कह नहीं पा रहे, क्योंकि ये बात कहते हैं पूरे फौजी और एक्स फौजी भी इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज पाकिस्तान से फौज के कंट्रोल को हटाने की जरूरत है। मजे की बात यह है कि फौज भी वहां करप्शन का शिकार है, भारत विरोधी है और सच का सामना करने से डरती है। और तीसरे जो स्टेक होल्डर है, जो वर्तमान सरकार है, वो भी करप्ट लोगों की सरकार है पाकिस्तान में। तो जिस तरीके से कहते हैं जहां हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, उस तरीके से हम समझ ले पाकिस्तान निश्चित रूप से, आपने सही कहा, गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो अकेले इमरान खान उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इमरान खान भी जिम्मेवार है, नवाज शरीफ भी जिम्मेवार है, फौज भी जिम्मेवार है। बिल्कुल यूं तो आप समझिए जमहूरियत का कोई नामो निशान पाकिस्तान में पहले भी नहीं रहा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तो मानो है ही नहीं। हिंदुओं को लगातार मौका मिलते ही मारा जाता रहा है। हिंदू बच्चियों को, छोटी बच्चियों को भी अगर कोई किडनैप कर ले तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। तो इस तरीके से घृणित मानसिकता वाले लोग, हिंदुओं और ईसाइयों के दुश्मन पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, वो कम से कम ये वही हो रहा है जो कृत्य उसने दूसरों के साथ किए, आज वही उसे झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल हमें बिल्कुल ये समझ लेना मनीष जी, चाहिए कि फिर भी चाहे जितना भी बुरा हो, खराब पाकिस्तान की स्थिति भारत के लिए बहुत सुखद नहीं होगी। तो मैंने आपको पाकिस्तान की जनता के हिसाब से बताया कि वहां कितनी महंगाई है, लोग कितने परेशान हैं, लेकिन अगर भारत में अच्छी स्थिति है और पाकिस्तान में लोग परेशान हैं तो इनफिल्ट्रेशन भारत की तरफ बढ़ेगा। भारत के लिए भी कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में लोग भारत में आकर भारत में हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, देश को परेशान करने, लूटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भूखे नंगे लोग हैं। तो ऐसे में न केवल पाकिस्तान बल्कि इसके पड़ोसी देश भी इस परेशानी की जद में आएंगे। बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान के सहयोगी मुल्क देश, ओपेक कंट्री के देश, मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान की मदद से दूर भाग रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं जब चाइना भी पाकिस्तान से दूर हो जाएगा। चूंकि चाइना का बड़ा स्टेक दांव पे लगा हुआ है, इसलिए वो आसानी से साथ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान का अगर साथ छोड़ देगा तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। बिल्कुल मनीष जी, और सवाल यही है कि पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी कलह है, ये कलह क्या एक दिन पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जाएगा? क्या पाकिस्तान में महंगाई इतनी चरम पर है कि लोगों के पास
खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, आटा खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए। लेकिन पाकिस्तान राजनीतिक द्वेष के कारण और पाकिस्तान में जो सेना का वर्चस्व है उसे बढ़ाने को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में गरीब और जो तबके के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन्हें कुचला जा रहा है। फिलहाल मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है जहां वे मजबूत हैं। इसके अलावा ममता ने कहा कि कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव का फार्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती हैं। राज्य सचिवालय यानी नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही ज्योतिषी हूं। मैं नहीं कह सकती हूं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकती हूं कि जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती, और जहां लोग निराश हैं वहां भी कर्नाटक में यानी कि डाला गया वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। उन्होंने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गई है। हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार को बुलडोजर से कुचला जा रहा है और यहां तक कि पहलवानों को नहीं सुनी जा रही है। इसलिए इस स्थिति में क्षेत्र में जो भी मजबूत हुआ है, उन्होंने कहा कि ये मिलकर लड़ना चाहिए। मान लीजिए कि बंगाल में मजबूत है तो हम बंगाल में लड़ेंगे, दिल्ली में कांग्रेस को लड़ना चाहिए। वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक समेत जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने जन संघर्ष यात्रा शुरू की, उन्हें जनता ने स्वीकार किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर से शुरू हुई 5 दिवसीय यात्रा के चौथे दिन रविवार को जयपुर जिले के महला कस्बे में महापुरा लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय की। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महापुरा में एक बस की छत से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि यात्रा सोमवार को जयपुर पहुंचेगी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले, नौजवानों के भविष्य, स्वच्छ राजनीति समेत जिन मुद्दों को लेकर यह जन संघर्ष यात्रा शुरू की गई है, उन तमाम मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया है। पायलट ने कहा कि यह एक व्यक्ति की बात है नहीं है, जिन मुद्दों को हमने उठाया उन्हें मुद्दों को साथ जनता भी खड़ी है। पायलट ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और जयपुर में कमला नेहरू नगर के पास अपनी यात्रा के 5वें और अंतिम दिन आयोजित होने वाली अपनी सार्वजनिक रैली में लोगों को आमंत्रित किया है। पायलट ने भ्रष्टाचार, सरकारी भर्ती, परीक्षा के पर्ची लीक होने के मुद्दे पर गुरुवार को अपनी यात्रा अजमेर से शुरू हुई थी। वहीं पायलट ने एक सहयोगी को बताया है कि यात्रा के लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।